हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू टू जागृति ऑनलाइन क्लासेस। मैं आपका फिजिक्स मेंटोर लोकेश टोगेशिया एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं जागृति क्लासेस की ऑनलाइन फिजिक्स लेक्चर सीरीज में। गाइस, हम कर रहे थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस पर डिस्कशन। लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बात की थी, ठीक है, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल विच इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। जब किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया जाता है तो उसे रोटेट करने के लिए अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करना पड़ता है एक्सटर्नल सोर्स के द्वारा, जो कि होता है PE cos θ1 माइनस cos θ2, और वहीं से हम पोटेंशियल एनर्जी को डराइव करते हैं विच इज माइनस P डॉट E। क्लियर? यहां तक की बात हम समझ चुके थे। आज हम बात करेंगे, देखिए, पोटेंशियल एनर्जी की ही, लेकिन आज जो हमारा डिस्कशन होगा वो होगा potential energy of system of charges। potential energy of system of charges क्या होती है? potential energy of system of charges, it is the energy, sorry, it is the amount of potential energy stored in a system of charges। इट इज द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। देखिए, मोर देन वन चार्जेस का एक सिस्टम होता है। उस सिस्टम को बनाने में हमें हमेशा क्या होता है, कुछ वर्क करना पड़ता है, और वो वर्क करते टाइम जो एनर्जी स्टोर होती है उस सिस्टम के अंदर, उसी एनर्जी को कहा जाता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस। क्या कह रहा है स्टेटमेंट? इट इज द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। किसके इक्वल होगी? इट इज इक्वल to the work done in bringing the charges to form a particular system, it is the amount of potential energy stored in a system of charges। it is equal to the work done। किसके इक्वल होगी? हमेशा पोटेंशियल एनर्जी हमेशा वर्क डन के इक्वल होती है। it is equal to the work done in bringing the charges to form a particular system। जैसे कि चार्जेस के सिस्टम्स होते हैं, 2 पॉइंट चार्जेस की बात करें, Q1 और Q2, तो ये एक सिस्टम है आपका। मोर देन 2 चार्जेस को अगर हम इस तरह से असेंबल करें, ये भी एक सिस्टम है आपका, ठीक है। 4 चार्जेस को अगर हम इस तरह से असेंबल कर दें तो ये भी एक सिस्टम है आपका। क्लियर है? इस तरह से 1 2 3, इस तरह से Q1 Q2 Q3 Q4 इस तरह से पॉइंट चार्जेस को एक साथ इकट्ठा करके, कलेक्ट करके, कलेक्टिवली एक सिस्टम अगर हम फॉर्म करना चाहते हैं तो उस सिस्टम के लिए हमें क्या करना पड़ता है? वर्क करना पड़ता है। क्यों वर्क करना पड़ता है? जैसे मान लीजिए ये Q2 चार्ज यहां पर है, या फिर इसको देखिए, ये Q1 चार्ज पहले से यहां पर है। इसके पास में फाइनाइट डिस्टेंस पर अगर मैं Q2 चार्ज को लाना चाहूं और लाकर के यहां स्टेबल करना चाहूं, तो क्या ये किया जा सकता है बिना किसी एक्सटर्नल वर्क के? नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये Q1 चार्ज इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई करेगा, आइदर अट्रैक्शन या रिपल्शन। उस सेंस में ये Q2 चार्ज इस पोजीशन पर स्टेबल नहीं रह पाएगा। लेकिन हमें फिर भी इसको यहां पर स्टेबल करना है तो फिर हमें कुछ एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा, इसको यहां से पकड़े रखना पड़ेगा। और जब हम इस पर एक्सटर्नल वर्क करेंगे तो इस पूरे सिस्टम में क्या होगी? एक एनर्जी स्टोर हो जाएगी। उसी को कहा जाता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस। इट इज क्लियर? आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, देखिए किस तरह से इसका एक्सप्रेशन डराइव
किया जाता है। सपोज यहां पर हम बात कर लेते हैं कि एक पॉइंट चार्ज है हमारा Q1, इसको इस पोजीशन पर सिचुएट करने के लिए, इस पोजीशन पर सिचुएट करने के लिए कोई वर्क करना पड़ेगा क्या? नहीं, कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इसके आसपास में कोई दूसरा सोर्स चार्ज अवेलेबल नहीं है, प्रेजेंट नहीं है, जो इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाए। तो ये चार्ज Q1 पहला वाला चार्ज जो है वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है, इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, तो इसे इस पोजीशन पर पॉइंट पर लाने में 0 वर्क डन किया जाएगा। कितना वर्क डन किया जाएगा? 0 वर्क डन किया जाएगा। नाउ सपोज इस चार्ज से कुछ r डिस्टेंस पर, कितनी डिस्टेंस पर? r डिस्टेंस पर मैं एक अनदर चार्ज लाने की कोशिश करता हूं, Q2, विच इज Q2। तो इस Q1 चार्ज से फाइनाइट डिस्टेंस पर एक दूसरा चार्ज हम लाना चाहते हैं, ठीक है, Q2, ठीक है, जो कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा। तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा? इसे इंफिनिटी से, सपोज करिए, कहां से लेकर आ रहे हैं हम? इंफिनिटी से। इंफिनिटी से इस पॉइंट पर लाने में हमें क्या करना पड़ेगा? इस चार्ज की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट में वर्क करना पड़ेगा, जो कि हो जाएगा W1। क्या हो जाएगा गाइस? W1। और ये W1 क्या, कैसे कैलकुलेट करेंगे? बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, Q1 चार्ज की वजह से r डिस्टेंस पर कुछ पोटेंशियल होगा, जो कि होगा KQ1 बाय R। Q1 चार्ज की वजह से इस r डिस्टेंस पर कुछ पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, जो कि कितना होगा? KQ बाय R। अगर हमें इस Q2 चार्ज को यहां से यहां तक होल्ड करके लाना है, तो इस पर जो वर्क करना पड़ेगा वो हो जाएगा Q2 इंटू V। क्या यही होगा क्या? वर्क डन पर यूनिट चार्ज Q2 Q2 इंटू V। इस चार्ज Q2 को यहां से इंफिनिटी से होल्ड करके इस पॉइंट तक हमें लेकर आना है, तो हमें इस पर जो वर्क करना पड़ेगा वो होगा Q2 इंटू V। तो देखिए Q2 इंटू V से अगर मैं वर्क डन कैलकुलेट करता हूं, तो Q2 यहां पर एज इट इज हो गया। Q1 की वैल्यू हमारे पास में है, इस R डिस्टेंस पर Q1 की वजह से पोटेंशियल कितना है? KQ1 बाय R। तो टोटल वर्क डन जो यहां पर हो गया वो हो गया KQ1 Q2 बाय R। और W की वैल्यू हो जाती है 0 प्लस W1, W इज KQ1 Q2 बाय R। ये जो वर्क डन हमने किया है Q2 चार्ज को इस R डिस्टेंस पर लाने के लिए, यही वर्क डन जो है यहां पर इक्वल होगा किसके? पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड के। किसके? पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड। वर्क डन इक्वल होगा किसके? पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड के। तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी इस सिस्टम की क्या हो जाएगी गाइस? KQ1 Q2 अपॉन R। यही पोटेंशियल एनर्जी आपके इस सिस्टम की हो जाती है। क्लियर? आई होप आपको समझ में आया होगा कि Q1 चार्ज तो पहले से ही यहां पर स्टेबल था, उसे यहां लाने में कोई वर्क नहीं किया गया। Q2 चार्ज को इस Q1 से R डिस्टेंस पर लाने के लिए हमें Q1 के पोटेंशियल के अगेंस्ट में वर्क करना पड़ेगा। उस पोटेंशियल की वैल्यू जो Q1 की वजह से R डिस्टेंस पर पोटेंशियल पहले से प्रेजेंट है, KQ बाय R। तो यहां पर अगर इस Q2 चार्ज को इन्फिनिटी से यहां लेकर आना है, तो यहां पर वर्क हो जाएगा Q2 इंटू V। V की वैल्यू जब हम यहां प्लेस करते हैं, क्लियर, इस तरह से, तो ये क्या बन जाता है? W इज इक्वल टू Q1 Q2 बाय R। तो इस Q2 को यहां पर लाने में टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन जो हुआ है वो हुआ है W1। तो इसकी वैल्यू जब हम यहां पुट करेंगे, तो वर्क डन जो होगा वो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम या स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी के सेंस में हो जाएगा, मिल जाएगा हमें। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम यहां पर 2 चार्जेस हो जाती है, KQ1 Q2 बाय R। मैं इसको लिख सकता हूं पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 चार्ज सिस्टम। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 चार्ज सिस्टम। देखिए 2 चार्ज सिस्टम, ये वाला आपका, ये वाला जो 2 चार्ज का सिस्टम है,
इस चार्ज को फॉर्म करने में जो पोटेंशियल एनर्जी यहां पर स्टोर हुई है उसकी वैल्यू होगी के Q1 Q2 बाय आर। ठीक है, Q1 और Q2 की वैल्यूज इनके साइन के अकॉर्डिंग पुट की जाएगी। Q1 and Q2 can be placed according to their sign, according to their sign। Q1 Q2 की वैल्यू प्लेस की जाएगी अकॉर्डिंग टू देयर साइन। इज इट क्लियर? अगर चार्ज माइनस है तो माइनस रखेंगे, प्लस है तो प्लस रखेंगे। देख लीजिए। चलिए, इसी तरह से अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 3 चार्ज सिस्टम कैलकुलेट करूं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 3 चार्ज सिस्टम कैसे? मान लीजिए एक चार्ज यहां है, एक चार्ज यहां है और एक चार्ज यहां है। ठीक है, ये आपका Q1 हो गया, ये Q2 हो गया, ये Q3 हो गया। ठीक है, डिस्टेंस ये हो जाएगी R1, दिस इज R2 एंड दिस इज दिस इज R3 एंड दिस इज R2। इस तरह से हमें एक सिस्टम फॉर्म करना है 3 चार्जेस का जो इक्विलेटरल ट्रायंगल या किसी प्रकार का ट्रायंगल बनाए। तो यहां पर देखिए पोटेंशियल एनर्जी जो होगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी वो हमेशा इक्वल होगी किसके? वर्क डन, वर्क डन टू फॉर्म अ सिस्टम। ये हमेशा किसके इक्वल होगी? वर्क डन टू फॉर्म अ सिस्टम। तो देखिए यहां पर सिस्टम कैसे बनेगा। सबसे पहले मैंने क्या किया, यहां पर Q1 चार्ज को प्लेस किया। तो Q1 चार्ज को प्लेस करने में कोई वर्क डन? जीरो, देयर इज विल बी नो वर्क डन। उसके बाद हम Q2 चार्ज को लेकर आएंगे यहां पर, जो कि डिस्टेंस R पर होगा Q1 से। तो Q2 चार्ज को लाने में यहां पर Q1 क्या करेगा? अपोज करेगा, रिपेल करेगा, ये इस पर फोर्स लगाएगा, तो यहां पर हमें वर्क करना पड़ेगा। तो यहां पर जो वर्क होगा वो होगा गाइस W12, सपोज 1 की वजह से 2 पर, उसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद मैं यहां पर एक थर्ड चार्ज लेकर आऊंगा Q3। अगर मैं एक थर्ड चार्ज यहां पर लाना चाह रहा हूं तो इस थर्ड चार्ज को यहां लाने में वर्क करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। किस किस के अगेंस्ट? पहला वर्क करना पड़ेगा हमें Q1 चार्ज के अगेंस्ट में, जो कि इस पर R3 डिस्टेंस पर एक फोर्स लगाएगा। तो एक वर्क हो जाएगा Q1 चार्ज के अगेंस्ट W13, और साथ ही साथ Q2 भी यहां पर स्टेबल है तो ये Q2 भी इसको रिपेल करना चाहेगा, तो दूसरा वर्क इसके अगेंस्ट में करना पड़ेगा, जो कि हो जाएगा W23। इज इट क्लियर? बात समझ में आ रही है आपको? जब आप Q3 चार्ज को लेकर आएंगे तो Q1 और Q2 दोनों के अगेंस्ट में वर्क करना पड़ेगा आपको, क्योंकि दोनों इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई करेंगे। Q2 को जब हम लाए थे तो वहां पर सिर्फ एक ही चार्ज प्रेजेंट था, तो वहां पर जो हमने वर्क किया था वो सिर्फ Q1 के अगेंस्ट में किया था गाइस। तो टोटल वर्क जो हो जाएगा आपका यहां पर वो हो जाएगा W12 प्लस W13 प्लस W23। इज इट क्लियर? तो W की वैल्यू आइए फाइंड करते हैं। W12 क्या हो जाएगा? W12 हमने देखिए प्रीवियसली 2 चार्ज सिस्टम के लिए पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन डराइव कर रखा है, K Q1 Q2 बाय R। इसी को हम आगे फॉरवर्ड करेंगे, कैरी फॉरवर्ड, और ये हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R1 प्लस 13 क्या हो जाएगा? K Q1 Q3 अपॉन R3 प्लस 23 हो जाएगा आपका K Q2 Q3 अपॉन R2। इज इट क्लियर? ये आपका टोटल वर्क हो जाएगा, और वर्क जो होगा वही पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ सिस्टम की वैल्यू हो जाती है K Q1 Q2 अपॉन R1 प्लस K Q1 Q2 अपॉन R2 प्लस K Q1 Q2 K Q1 Q2 K Q1 Q3 K Q1 Q2 K Q1 Q3 and K Q2 Q3 value are R3।
ठीक है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, नाम के अकॉर्डिंग कुछ भी प्लेस कर सकते हैं आप। Q1 और Q3 के बीच की डिस्टेंस 3 है और इनके बीच की डिस्टेंस 2 है। ये आपकी नेट पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी गाइस। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 3 चार्ज सिस्टम, देख लीजिए। इसी तरह से लास्ट एक और डराइव कर लेते हैं हम, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 4 चार्ज सिस्टम। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 4 पॉइंट चार्ज सिस्टम। 4 पॉइंट चार्ज सिस्टम किस तरह से होगा, सपोज कर लीजिए इस तरह से, R1 R2 R3 R4, Q1 Q2 Q3 Q4, इस तरह से 4 चार्जेस हैं। ठीक है, एक सिस्टम फॉर्म किया जा रहा है, तो यहां पर वर्क क्या होगा, तो देखिए यहां पर वर्क दोबारा से कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, सिस्टम बनाएंगे। सबसे पहले हम चार्ज Q1 ला करके यहां पुट करते हैं, Q1 ला करके पुट करते हैं, तो Q1 को लाने में यहां पर कोई वर्क नहीं होगा, 0। उसके बाद में हम R1 डिस्टेंस पर Q2 चार्ज को लेकर आते हैं। जब हम R1 डिस्टेंस पर Q2 चार्ज को लेकर आएंगे, Q2 चार्ज को लेकर आएंगे, तो आपका Q2 चार्ज के लिए आपको वर्क करना पड़ेगा, जो कि हो जाएगा W12। चलिए कर लिया हमने सपोज। अब हम क्या कर रहे हैं, R2 डिस्टेंस पर अनदर चार्ज लेकर आ रहे हैं Q3। तो देखिए R2 डिस्टेंस पर आप चार्ज लेकर आए Q3, तो आपको Q1 के अगेंस्ट में और Q2 के अगेंस्ट में वर्क करना पड़ेगा। ये हो जाएगा W13 प्लस W23। 1 से 3 के लिए आपको ये डिस्टेंस चाहिएगी, 1 से 3 पर वर्क करने के लिए डिस्टेंस चाहिएगी, जो कि किसके इक्वल होगी, डायगोनल के इक्वल होगी गाइस। मैं इसको मान लेता हूं R, क्या मान लेता हूं, R। चलिए, तो 1 से 3 पर एक वर्क हो गया और 2 से 3 पर एक वर्क हो गया, प्लस अब हम क्या कर रहे हैं, ये यहां स्टेबल हो गया, एक और चार्ज ले आते हैं विच इज Q4। जब Q4 को हम यहां पर लेकर आएंगे, ये डिस्टेंस है R4। जब हम Q4 को यहां लेकर आएंगे, तो देखिए Q4 से पहले 3 चार्जेस हैं, तीनों चार्ज के अगेंस्ट में Q4 को वर्क करना पड़ेगा, W14 प्लस W24 प्लस W34। इसके अगेंस्ट में भी वर्क करना पड़ेगा, इसके अगेंस्ट में भी और इसके अगेंस्ट में भी। ये दोनों डिस्टेंसेस हमारे पास में है। Q2 से Q4 की डिस्टेंस फिर से इसकी डायगोनल हो जाएगी गाइस, Q2 से Q4 की डिस्टेंस फिर से इसकी डायगोनल हो जाएगी। तो नेट वर्क डन जो होगा हमारा यहां पर, वो ये होगा, देखिए 6 सेगमेंट्स वर्क, 1 2 3 4 5 6 सेगमेंट्स आपको यहां पर एड ऑन करने पड़ेंगे। तो W की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 से 2 के बीच में K Q1 Q2 अपॉन R1 प्लस 1 से 3 के बीच में Q1 Q3 अपॉन R। दिख रहा है आपको, Q1 और Q3 के बीच में डिस्टेंस जो है वो डायगोनल के इक्वल है, वो है R, प्लस W23 क्या हो जाएगा, K Q2 Q3 अपॉन R2। नेक्स्ट 1 और 4 के बीच में K Q1 Q4 अपॉन R4। ये हो जाएगा R4 प्लस, तो नीचे ही ले लेते हैं, बेटर रहेगा, प्लस नेक्स्ट है आपका W24 जो कि होगा K Q2 Q4 अगेन प्लस R। लास्ट में W34 K Q3 Q4 अपॉन R3। तो नेट वर्क डन, टोटल वर्क डन यहां पर 4 चार्ज सिस्टम में ये करना होगा हमें, और यही वर्क डन जो होगा गाइस, ये वर्क डन किसके इक्वल हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ सिस्टम।
पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ सिस्टम। तो इस तरह से अगर कोई चार्ज का सिस्टम आपको फॉर्म करना होगा तो आपको यहां पर इस तरह से वर्क कैलकुलेट करके पुट करने होंगे। ठीक है, टोटल कॉम्बिनेशन, यहां पर एक शॉर्टकट हम बना सकते हैं, देखिए टोटल कॉम्बिनेशन ऑफ वर्क डन टू फॉर्म अ सिस्टम, टू फॉर्म अ सिस्टम। सिस्टम को बनाने में कितने आपको वर्क डन के कॉम्बिनेशंस करने पड़ेंगे, उसके लिए एक रिलेशन है n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाय 2। डायरेक्ट याद रखें, वेयर n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ चार्जेस प्रेजेंट इन सिस्टम। n यहां पर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ चार्जेस प्रेजेंट इन सिस्टम। डायरेक्ट याद रखें, जैसे सपोज कीजिए 2 चार्ज सिस्टम में हमारे नंबर ऑफ चार्ज कितने थे 2, तो यहां पर पुट किया 2 इंटू 2 माइनस 1 मीन्स 1, 2 इंटू 1 1, 2 डिवाइड बाय 2 1, तो एक ही कॉम्बिनेशन बना, देखिए वर्क का 2 चार्ज सिस्टम में, 2 चार्ज सिस्टम के लिए एक ही कॉम्बिनेशन बना, 3 चार्ज सिस्टम के लिए कितने कॉम्बिनेशन बने 3, तो देखिए यहां से आ जाएगा 3 इंटू 3 माइनस 1 डिवाइड बाय 2, तो 3 इंटू 3 माइनस 1 कितना हो गया 2, 3 टू जा 6 डिवाइड बाय 2 कितना आया 3, तो 3 कॉम्बिनेशन बनेंगे। 4 चार्ज सिस्टम होगा तो n की वैल्यू आप पुट करिए 4, तो 4 इंटू 4 माइनस 1 कितना हो गया 4 इंटू 3, 4 3 जा 12 डिवाइड बाय 2 कितने हो गए 6, तो देख सकते हैं आप 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 कॉम्बिनेशन हमें यहां पर बनाने पड़ेंगे। तो इस तरह से आपको ये चीज पता लग जाएगी, आप ये पता कर सकते हैं कि कितने टोटल वर्क डन के कॉम्बिनेशन हमें यहां पर बनाने पड़ेंगे टू कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड, ठीक है, इन अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। की वैल्यू हो जाएगी n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाय 2। डायरेक्ट देख लीजिए आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं गाइस। तो ये सारी कहानी हमारी हो जाती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी की, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। देख सकते हैं आप, क्लियर, नोट कर लीजिए। चलिए, तो यहां पर हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है। हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, इसी चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं गाइस, जो कि है इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर जिसका नाम है इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। देखिए इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस क्या होती है, डेफिनेशन, दी एबिलिटी ऑफ अ कंडक्टर टू स्टोर चार्ज और एनर्जी over its surface, over its surface. The ability of a conductor to store a charge or energy over its surface is termed as electric capacitance of conductor. Electric capacitance of conductor. देखिए किसी भी कंडक्टर की, कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, या फिर उसके सरफेस पे चार्ज जो है वो स्टोर करवाया जा सकता है सप्लाई करवा करके। तो जब भी आप कंडक्टर पर चार्ज सप्लाई करते हैं तो वो चार्ज उस कंडक्टर के सरफेस पर क्या होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होकर के स्टोर हो जाता है। ये चीज हमने पहले डिस्कस कर रखी है। लेकिन क्या इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ चार्ज आप किसी भी कंडक्टर पर स्टोर करवा सकते हैं क्या? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्लियर? इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ चार्ज हम किसी कंडक्टर पर स्टोर नहीं करवा सकते।
तो फिर हम क्या करें, कहां तक कराएंगे? देखिए जैसे जैसे हम चार्ज स्टोर करवाते हैं कंडक्टर पर, सपोज कीजिएगा यह आपका कोई कंडक्टर है, सपोज इस पर मैंने क्या किया, किसी एक्सटर्नल एजेंट के थ्रू या किसी वायर के थ्रू कुछ चार्ज सरफेस पर स्टोर करवा दिया, चार्ज स्टोर करवा दिया, चार्ज स्टोर करवाया हमने, सपोज कीजिए Q, कितना चार्ज स्टोर करवाया? Q। चार्ज स्टोर करवाने से इसके ऊपर सिमिलर टाइप ऑफ चार्ज स्टोर हो गया। चार्ज जब स्टोर हो जाता है तो इस सरफेस पर कुछ पोटेंशियल भी इंक्रीज हो जाता है। इसका क्या इंक्रीज हो जाता है? पोटेंशियल। पोटेंशियल का मतलब क्या? अगर मैं मान लीजिए अब इस कंडक्टर पर छोटा सा चार्ज dq, ठीक है, स्टोर कराने की कोशिश कर रहा हूं, तो इस dq को ये q चार्ज जो है वो रिपेल करेगा गाइस, है ना, रिपेल करेगा और ये इसको अपने सरफेस पे आने से रोकेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? मतलब इसका पोटेंशियल बढ़ गया है। पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? एबिलिटी। इस dq को रिपेल करने की या अट्रैक्ट करने की एबिलिटी जो है वो यहां पर इसकी क्या हो चुकी है? बढ़ चुकी है। क्लियर है? सब वो सिमिलर चार्ज है तो रिपेल करने की एबिलिटी बढ़ चुकी है। तो हमें एक्सटर्नली क्या करना पड़ेगा? इस पोटेंशियल के अगेंस्ट में वर्क करना पड़ेगा और उस dq चार्ज पर स्टोर करवाना पड़ेगा। अगर हमने वर्क कर दिया तो ये dq चार्ज स्टोर हो जाएगा, और dq चार्ज स्टोर हो जाएगा तो नेक्स्ट कंडीशन में इसकी कंडीशन क्या हो जाएगी? नेक्स्ट इसकी कंडीशन हो जाएगी कि इस पर जो चार्ज स्टोर हो चुका होगा वो हो जाएगा q प्लस dq। q प्लस dq चार्ज स्टोर हुआ तो बताइए क्या चार्ज के साथ साथ इसका पोटेंशियल भी इंक्रीज हो जाएगा? जी हां बिल्कुल। इसका पोटेंशियल मतलब अब इसकी एबिलिटी और बढ़ जाएगी। अगर अब इस पर मैं क्या करता हूं, दोबारा से कोई छोटा सा चार्ज dq लाने की कोशिश करता हूं, तो इसका पोटेंशियल इतना बढ़ चुका है, इस पर फोर्स लगाने की कैपेसिटी इस कंडक्टर के सरफेस पर इतनी बढ़ चुकी है कि पहले से ज्यादा अमाउंट में ये फोर्स लगाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर चार्ज की वैल्यू पहले से ज्यादा बढ़ चुकी है। तो क्या हमें हमारा वर्क भी इंक्रीज करना पड़ेगा? जी हां, वर्क इंक्रीज करना पड़ेगा। तो इसका कंक्लूजन क्या निकला कि जैसे जैसे आप किसी कंडक्टर के सरफेस पर चार्ज इंक्रीज करते हैं, सरफेस का जो पोटेंशियल होता है वो भी यूनिफॉर्मली क्या होता है? इंक्रीज होता है गाइस। जैसे जैसे, समझिएगा इस चीज को, जैसे जैसे हम किसी कंडक्टर के सरफेस पर चार्ज इंक्रीज करते हैं, कंडक्टर का सरफेस का पोटेंशियल जो है वो यूनिफॉर्मली क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो Q यहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है V के। Q किसके प्रोपोर्शनल हो जाता है? V के। क्लियर? और V प्रोपोर्शनल हो जाता है Q के। अब देखिए चार्ज हम सप्लाई करते गए, पोटेंशियल बढ़ता गया, चार्ज सप्लाई करते गए, पोटेंशियल बढ़ता गया, और ये बढ़ते बढ़ते अपनी एक लिमिट पर पहुंच जाता है कि इस कंडक्टर का पोटेंशियल अब क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा हो जाएगा। जब कंडक्टर अपने मैक्सिमम पोटेंशियल पॉइंट पर पहुंच जाएगा तब अब एक्सटर्नली आप इस पर क्या कर सकते हैं? वर्क नहीं कर सकते हैं किसी dq चार्ज को स्टोर करवाने के लिए। मींस ये है, तो जैसे ही अगर मैक्सिमम पोटेंशियल, जब इस कंडक्टर का पोटेंशियल क्या हो जाए? मैक्सिमम हो जाए। सपोज कीजिए इस कंडक्टर का पोटेंशियल क्या हो जाए? सपोज कीजिए ये आपका कंडक्टर है और इस पर बहुत ज्यादा अमाउंट का चार्ज हमने स्टोर करवा दिया है। क्यों? जिससे इसका पोटेंशियल, सरफेस का पोटेंशियल जो है वो मैक्सिमम पहुंच चुका है। क्या हो जाएगा? अगर इसका पोटेंशियल मैक्सिमम पहुंच जाएगा तो अब ये कंडक्टर कोई भी आने वाले चार्ज dq को एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये इस पर इतना हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा। क्लियर? क्या आपका ये dq, हम कोई एक्सटर्नल वर्क नहीं कर पाएंगे और ये dq क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज। ये dq आपका डिस्चार्ज इन एयर और इन मीडियम हो जाएगा। ये यहां से उड़ के चला जाएगा, ये dq इसके ऊपर स्टोर नहीं हो पाएगा। ये इसकी लिमिट हो जाती है। क्या हो जाती है? ये इसकी लिमिट हो जाती है। तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया कि किसी भी कंडक्टर के सरफेस पे जैसे जैसे हम चार्ज इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे उस कंडक्टर के सरफेस का पोटेंशियल बढ़ता रहता है। पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? आने वाले चार्ज पर फोर्स लगाने की कैपेसिटी। और जैसे जैसे ये पोटेंशियल बढ़ता रहता है तो आपको आने वाले चार्ज को उस कंडक्टर के सरफेस पे स्टोर करवाने के लिए वर्क भी बढ़ाना पड़ता है। जैसे जैसे वर्क बढ़ाएंगे मतलब कंडक्टर के सरफेस पर एनर्जी भी बढ़ेगी। तो ये चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी कंडक्टर की, या एनर्जी स्टोर करने की एक कैपेसिटी जो होती है, ये लिमिटेड पर्टिकुलर पॉइंट के लिए होती है। और वो लिमिटेड पर्टिकुलर पॉइंट कब आता है? जब किसी भी कंडक्टर का पोटेंशियल अपने मैक्सिमम लेवल पर पहुंच जाता है। उसके बाद में ये चार्ज को एक्सेप्ट नहीं करता। क्लियर? ये जो इसकी एबिलिटी होती है ये कहलाती है कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर।
किसी भी कंडक्टर की चार्ज या इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर करने की जो कैपेसिटी होती है, मतलब उसके मैक्सिमम पोटेंशियल की जो लिमिट होती है, उसी लिमिट को हम कहते हैं गाइस इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। इज इट क्लियर? आई होप नाउ इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए, तो इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस को अगर हम डिराइव करें तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस को डिराइव करें तो कहां से करेंगे? वी नो दैट Q इज प्रोपोर्शनल टू V। मैंने बताया अभी आपको, जितना ज्यादा चार्ज आप इसके सरफेस पर स्टोर करवाएंगे, इसका पोटेंशियल उतना ही बढ़ता चला जाएगा। जब हम इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तो यहां पर एक कांस्टेंट आ जाता है विच इज C। C यहां पर क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, also called capacitance of conductor। इसी को क्या कहा जाता है? कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। Q इज इक्वल्स टू CV। एक रिलेशन आता है हमारे पास जहां C क्या है? C आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जिसको कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर भी हम बोल सकते हैं। यहां से C के लिए देखिए एक्सप्रेशन क्या आता है? C के लिए एक्सप्रेशन बन जाता है C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V। इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस का जो कॉम्बिनेशन होता है आपके पास में, या रिलेशन कह दीजिए, वो रिलेशन क्या बनता है? C इज इक्वल्स टू Q बाय V, where Q is charge supplied to the surface of conductor and V is increased in potential of the conductor। Q है charge supplied to the conductor and V is what? Increase in potential of the conductor। कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस का रिलेशन Q बाय V होता है। यहां से देख लीजिए, Q बाय V अगर इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस का रिलेशन हो जाएगा, दोबारा लिख रहा हूं मैं, सॉरी, C इज इक्वल्स टू Q बाय V। अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का रिलेशन, सॉरी, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस का रिलेशन हो जाएगा, तो यहां से देखिए कैपेसिटेंस की यूनिट और कैपेसिटेंस की डेफिनेशन दोनों ही यहां पर डिफाइन की जा सकती है। किस तरह से? सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, देखिए SI यूनिट कहां से आएगी कैपेसिटेंस की? Q की यूनिट SI यूनिट कूलम, हम जानते हैं। V की SI यूनिट वोल्ट। तो कैपेसिटेंस की बेसिक यूनिट जो हो जाएगी वो हो जाएगी कूलम पर वोल्ट। कैपेसिटेंस की जो बेसिक यूनिट हो जाती है वो हो जाती है कूलम पर वोल्ट। और गाइस, 1 कूलम पर 1 वोल्ट को कहा जाता है 1 फैराड। फैराड ये इसकी SI यूनिट ही है। 1 कूलम और 1 वोल्ट को कंबाइनली कहा जाता है 1 फैराड। 1 कूलम पर वोल्ट को कंबाइनली कहा जाता है 1 फैराड। 1 फैराड इज व्हाट? इट इज नथिंग बट द SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस की SI यूनिट 1 कूलम पर वोल्ट, इसको 1 फराड कहा जाता है। तो यहां से अगर आपसे कभी फराड की, ये फराड जो है ये इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस की यूनिट है। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस इज 1 फराड और फराड। तो यहां से अगर 1 फराड की डेफिनेशन हमें डिफाइन करनी हो तो क्या करेंगे? 1 फराड। 1 फराड क्या हो जाएगा? देखिए 1 फराड व्हेन चार्ज ऑफ 1 coulomb is supplied to the surface of any conductor due to which increase in potential, or you can say electric potential, due to which increase in potential of conductor is 1 volt. When charge 1 coulomb is supplied to the surface of any conductor due to which increase in potential of a conductor is 1 volt, then the capacitance of conductor is termed as
1 फैराड। कैपेसिटेंस क्या कहलाएगी? 1 फैराड कहलाएगी। ये 1 फैराड की डेफिनेशन होती है। क्लियर? एक चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि Q और V आपस में प्रोपोर्शनल है, हमने बात की, तो यहां पर अगर मैं Q और V के बीच में ग्राफ प्लॉट करता हूं, Q और V के बीच में अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो क्या ये ग्राफ, सॉरी, Q और V के बीच में अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो ये ग्राफ किस तरह का आएगा? डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। ग्राफ Q और V के बीच में हमेशा कैसा आता है? डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। और इस ग्राफ की जो स्लोप होती है, स्लोप ऑफ QV ग्राफ, ये C कैपेसिटेंस के इक्वल होती है गाइस। किसी ग्राफ की, QV ग्राफ की जो स्लोप होगी आपके पास इस तरह से, ये स्लोप होगी, यहां पर क्या वैल्यू आएगी? डेल्टा Q, यहां वैल्यू आएगी डेल्टा V। तो इस ग्राफ की जो स्लोप होगी tan थीटा, वो आपको Q अपॉन V ही देगी, और Q अपॉन V जो होता है वो C होता है। क्लियर? तो Q अपॉन V जो होगा, Q और V के बीच में अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं किसी कंडक्टर सप्लाई चार्ज के लिए, और उसमें इंक्रीज पोटेंशियल के लिए अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो वो ग्राफ हमारे पास में स्ट्रेट लाइन आता है, क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है? और साथ ही साथ इस ग्राफ का जो स्लोप है वो होता है C माने कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। और हम ये भी जानते हैं साथ साथ के स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ, किसी स्ट्रेट लाइन ग्राफ का स्लोप जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट। देयरफॉर C इज कांस्टेंट। मतलब इस ग्राफ में जैसे जैसे हम V की वैल्यूज, या जैसे जैसे कह दूं मैं Q की वैल्यूज चेंज कर रहा हूं, V की वैल्यूज चेंज हो रही हैं, बट C रिमेन्स कांस्टेंट। C यहां पर कैसा है गाइस? कांस्टेंट है। C किस तरह का है? कांस्टेंट। क्लियर? तो क्या कंक्लूजन आएगा यहां पर? वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर, ये चीज ध्यान रखिएगा, वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस of a conductor is independent to the value of charge and electric potential applied to it. Value of capacitance of a conductor is independent to the value of charge and electric potential supplied to it. कैपेसिटेंस की वैल्यू चार्ज और पोटेंशियल की वैल्यूज पर डिपेंड नहीं करती। ग्राफ से आप देख सकते हैं कि चार्ज लगातार इंक्रीज हो रहा है, पोटेंशियल भी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन आपका कैपेसिटेंस वहां पर कांस्टेंट रहेगा। क्लियर? कैपेसिटेंस की वैल्यू जरूर Q और V की वैल्यू से फाइंड की जाती है, लेकिन कैपेसिटेंस की वैल्यू, कंडक्टर की कैपेसिटेंस की वैल्यू सप्लाइड चार्ज और पोटेंशियल पर डिपेंड नहीं करती। इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान रखना है आपको स्पेशली। क्लियर? ये ठीक उस तरह से है जिस तरह से हमने 10th क्लास में रेजिस्टेंस पढ़ा था। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग VA/I होता है। क्लियर? हम ओम्स लॉ से रेजिस्टेंस की वैल्यू वोल्टेज और करंट की हेल्प से फाइंड कर तो सकते हैं, लेकिन रेजिस्टेंस की वैल्यू वोल्टेज और करंट पर डिपेंड नहीं करती, क्योंकि वहां भी V और I के बीच में कर्व जो आता है वो स्ट्रेट लाइन आता है, और उस कर्व की जो स्लोप होती है वो रेजिस्टेंस की वैल्यू ही प्रोवाइड करती है, और स्ट्रेट लाइन कर्व की स्लोप हमेशा कांस्टेंट होती है गाइस। इस वजह से रेजिस्टेंस वहां पर किसी कंडक्टर का थ्रू आउट कांस्टेंट होता है। पोटेंशियल या करंट की वैल्यू चेंज करने से रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता। सेम कंसेप्ट यहां पर भी अप्लाई हो रहा है कि किसी कंडक्टर पर चार्ज और पोटेंशियल की वैल्यू चेंज करने से उसकी कैपेसिटेंस चेंज नहीं होती। मतलब चार्ज और वोल्टेज आपका चेंज होगा, लेकिन चार्ज वोल्टेज का जो रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। किसी भी कंडक्टर पर सप्लाइड चार्ज और इंक्रीज पोटेंशियल का जो रेशियो होगा वो हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब उस कंडक्टर की जो कैपेसिटेंस है वो Q और V से इंडिपेंडेंट है। Q और V को चेंज करने से कैपेसिटेंस चेंज नहीं होगी। क्लियर है?
तो किस किस से चेंज होगी इसकी बात हम अभी आगे करेंगे। क्लियर? किस किस से चेंज होगी, डोंट वरी, इसकी बात हम आगे करेंगे। चलिए, तो यहां तक बात समझ में आई। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, यहां तक क्लियर होगा आपको। तो ये हो जाता है गाइस इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, इसकी एसआई यूनिट और इसकी डेफिनेशन। ठीक है, ठीक है, स्मॉल यूनिट्स ऑफ कैपेसिटेंस। देखिए, कैपेसिटेंस की कुछ स्मॉल यूनिट्स होती हैं, क्योंकि फैराड जो है वो एक बहुत बड़ी यूनिट है। क्यों है मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट क्लास में, आज तो हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि व्हाई 1 फैराड इज अ वेरी बिग यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। जनरली किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटेंस जो है वो माइक्रोफैराड म्यू एफ, इसकी वैल्यू 10⁻⁻⁶ फैराड। मिली फैराड, इसकी वैल्यू 10⁻⁻³ फैराड। नैनो फैराड, इसकी वैल्यू 10⁻⁹ फैराड। और पीको फैराड जिसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻12 फैराड। इन यूनिट्स में क्या की जाती है, कैलकुलेट की जाती है। क्लियर? फैराड की जो स्मॉलर यूनिट्स हैं, माइक्रोफैराड, मिली फैराड, नैनो फैराड एंड पीको फैराड। क्लियर है? इन सेंस में कैपेसिटेंस की जो वैल्यू है वो कंसिडर की जाती है। 1 फैराड इज वेरी बिग यूनिट, बहुत ज्यादा बड़ी यूनिट है, इसलिए हम इसको यहां पर कंसिडर नहीं करते। आई होप इट इज क्लियर टू यू। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसके आगे का टॉपिक हम हमारी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे गाइस। आज के लिए इतना ही। ठीक है, बी एट होम, बी सेफ, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और जागृति क्लासेस के साथ में अपना प्यार इस तरह से बनाए रखिए। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।